जब हम पढ़ा रहे होते हैं हम, मतलब कोई भी टीचर, तो आपका ध्यान एक एक बात पे होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है। आपका ध्यान कहीं इधर उधर हुआ तो फिर आपका नुकसान होगा। तो अगर एनाटॉमी को माइक्रोस्कोप से देखा जाए सेल्स स्टडी करने के लिए, टिश्यू स्टडी करने के लिए, तो एनाटॉमी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल इज़ नोन एज माइक्रो एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी। तो एनाटॉमी एट माइक्रोस्कोपिक और टिश्यू लेवल इज़ नोन एज माइक्रो एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज़, and you know tissues are the group of similar type of cells, the cells which are similar in structure, basic origin and function. That collection of cells is known as what? Tissue. Simultaneously you have to be careful on both on the lecture what I am giving here and the notes what to be written by you. You should be very smart and quick. Recording in progress. Have you written it? Histology is the study of tissue. Write down. लिख लिए? तो यहाँ पर एक टर्म आया टिश्यू। तो टिश्यू आप जानते हो, लेकिन फिर भी एक बार लिख दो कि टिश्यू का क्या मतलब है। टिश्यू मीन्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल्स का ग्रुप जो है वो टिश्यू कहा जाता है। सिमिलर सेल्स इन व्हाट सेंस? सिमिलर इन सेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, origin and function. Similar in origin, basic structure and function. The group of cells similar in origin, structure and function is known as tissue. And this term tissue term was given by Engrave, the scientist, botanist, who used the term, who coined the term tissue for the first time. Study of internal structure is anatomy, but internal structure studied at the tissue level by microscopic, that is known as microanatomy or histology. Histology or microanatomy is the study of anatomy at tissue level. Now basically two types of tissues. प्लांट में जो टिश्यूज होते हैं, पहले बेसिकली उसको दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। प्लांट में एक तो वो टिश्यू जिनमें कि लगातार डिवीजन होता रहता है, सेल डिवीजन होता रहता है। तो लगातार सेल डिवीजन इसलिए होता रहता है कि पता नहीं कौन सा पार्ट बनाना पड़े, तो इसलिए हमेशा जो रिजर्व में नई सेल्स बनती रहती हैं, तो उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। लेकिन इनमें से कुछ सेल्स जो डिवीजन करना बंद कर देती हैं और प्लांट का कोई एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं कि अब इनको जो बनना था बन चुके, तो उसको बोलेंगे परमानेंट हो गया। तो परमानेंट टिश्यू इज द फाइनल टिश्यू विच हैज जनरली लॉस्ट द डिवीजन एबिलिटी, that is not dividing, that has been specified, specialized for this function, कि उसकी लोकेशन कहाँ होनी है, क्या उसको काम करना है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड हो गया, तो उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। लेकिन जिसके भी परमानेंसी नहीं, जो लगातार डिवाइड ही कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो फर्स्टली द प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। व्हाट दोज टू टाइप्स आर? फर्स्टली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देन परमानेंट टिश्यू। लिखो, टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स। Two types of tissues in plants are the meristematic tissues and the permanent tissues.
लिख लिए? तो पहले आप हेडिंग दो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑल्सो known as meristems in short term. This meristem term was given by a botanist Nageli. तो मेरिस्टेम इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म मेरिस्टॉस, derived from Greek term meristos, and meristos means rapidly dividing. Meristos means dividing. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स लगातार डिवाइड करती रहती हैं एंड कॉन्टिन्यूस डिवीजन की एबिलिटी की वजह से इन टिश्यूज को डिवाइडिंग टिश्यूज या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहा जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन लिखो कि दीज आर रैपिडली एंड कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग। जिनकी कि इनकी सेल्स की फीचर बोल देते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ, ऐसे लिखोगे, जिन सेल से बना होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उन सेल्स के क्या फीचर होते हैं? रैपिडली एंड कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग होती हैं और जिसमें कि थिन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। सेलुलोज की थिन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है और ये सेल एक दूसरे के बहुत नज़दीक होती हैं, जिनमें कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं, तो ऐसे एक कॉम्पैक्टली अरेंज हो गई। देखो हम एक डायग्राम बना रहे हैं जहाँ पर कि सेल्स के बीच में स्पेसेस नहीं होते हैं, तो कॉम्पैक्टली अरेंज यहाँ तक लिखे। अगली बात क्या, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स विदाउट, देखो विदाउट लिखेंगे तो उसको इस सिंबल से लिखेंगे आगे से, ध्यान रखो विदाउट को इस सिंबल से लिखेंगे आगे, सी अंडर डैश, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेज। और इन सेल्स का साइटोप्लाज्म जो होता है ये काफ़ी घना होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, और इनके बीच में इन सेल्स के अंदर वैक्यूल्स भी होते हैं, काफ़ी इस तरह से वैक्यूल्स बने होते हैं और साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है। which are dense cytoplasmic and vacuolated cells। ये परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन है। इतनी बात लिख दिए। अब ये टिश्यू जो होते हैं प्लांट में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जहाँ पर कि लगातार ग्रोथ की ज़रूरत होती है, तो लिखो प्रेजेंट इन ग्रोथ रीजन ऑफ प्लांट्स। अब ये हो गई पूरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन।
पढ़ लो फिर एक बार पूरी डेफिनेशन कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन सेल से बना होता है उन सेल्स के क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, पढ़ लिए। प्लांट में जहाँ पर ग्रोथ होनी होगी वहाँ प्रेजेंट होगा। स्पेशलाइज ग्रोथ रीजन ऑफ द प्लांट्स। सेल्स लगातार डिवाइड करती रहती हैं जिनकी सेल वॉल थिन होती है सेलुलोज की, और सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते तो कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, और इनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है जिसमें कि वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं। बता सकते हो आप मेरिस्टेम के बारे में इतनी बातें? ठीक है। अब मेरिस्टेम हो गया। दूसरी तरह टिश्यू क्या बताए? परमानेंट टिश्यूज। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल से ही बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जो भी प्रोडक्ट हैं डॉटर सेल्स, अगर वो डिवीज़न करना बंद कर दें और उनमें कुछ चेंजेज होते हैं और वो चेंज होकर के वो मैच्योर हो जाए, उनको बोलेंगे अब ये स्पेशलाइज हो गई, डिफरेंशिएट हो गई। डिफरेंशिएट होने का मतलब जैसे हम बोल दें कि प्लांट में पेरेन्काइमा बन गया, कोलेनकाइमा बन गया, स्क्लेरेनकाइमा बन गया, तो ये कुछ स्पेशलाइज टिश्यूज़ के नाम हैं और इन सब की अपनी अलग अलग बनावट होती हैं। बेटी तुम क्या लिखती रहती हो जब हम बोल रहे हैं तो? ऐसा मत करो, जब हम बोलें तो उसको ध्यान से समझो। लिखना क्या वो हम लिखा देंगे, नहीं तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा। तुम बस ध्यान से सुनो, तुमको सुनते सुनते याद हो जाएगा आधे से ज़्यादा। फिर नोट्स तो हम लिखवाएंगे जैसे अभी लिखवाए, ठीक है? ऐसे मत करो। तो जैसे हमने बताया कि प्लांट्स में क्या पेरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा हुआ, तो हमने एक नाम लिया ना, स्पेसिफिक नाम। लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल्स का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं, तो बस वो मेरिस्टेम है, डिवाइड किए जा रही हैं। उनसे क्या बनेगा उन्हें पता नहीं है। अब उन्हीं मेरिस्टेम से कोई पेरेन्काइमा बन गया, कोई कोलेनकाइमा बन गया, कोई स्क्लेरेनकाइमा बन गया, किसी से जाइलम बन गया, किसी फ्लोएम बन गया, तो सबका स्पेसिफिक नाम हो गया। सब अपना अपना एक खास तरह का स्ट्रक्चर गेन कर लेंगे और ख़ास फंक्शन करेंगे। तो यही स्पेशलाइजेशन हो जाना, डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ में डिफरेंशिएट हो जाना और मैच्योर हो जाना। जबकि मेरिस्टेम टिश्यू कभी मैच्योर नहीं होती, हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो जब उनमें चेंजेस हो जाए तो वही बोलेंगे क्या, परमानेंट। अब वो डिवाइड नहीं करती हैं जनरली। यही बात लिखो परमानेंट टिश्यूज़ की डेफिनेशन। परमानेंट टिश्यूज़ क्या हैं? लॉस्ट द सेल्स हैव लॉस्ट द डिवीजन एबिलिटी and specialized into mature differentiated cells with specific structural मॉडिफिकेशंस फॉर देयर फंक्शंस। उनको क्या काम करना है उस हिसाब से उनमें स्पेशलाइज स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो जाएगा। हम फिर से पढ़ रहे हैं, द सेल्स हैव लॉस्ट डिवीजन एबिलिटी, स्पेशलाइज इनटू मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन फॉर देयर फंक्शंस। The example are parenchyma, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ये सब हो गए परमानेंट टिश्यूज।
नमस्कार। कोविड-19 को बढ़ने से रोकने के लिए देश का सहयोग थोड़े दिनों के लिए केवल वो ज़रा एक डस्टर दे जाओ, ये डस्टर ख़राब हो चुके हैं। लिखो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। अभी क्या मेरिस्टेम का ही चैप्टर पढ़ना है, एक टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके बाद परमानेंट टिश्यूज का। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स दो तरह के, एक तो प्राइमरी मेरिस्टेम, दूसरे सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। देखो प्राइमरी लिखते हैं तो उसका सिंबल ऐसे लिख देते हैं 1 डिग्री, और सेकेंडरी लिखते हैं तो उसका सिंबल लिख देते हैं 2 डिग्री। तो हो गए प्राइमरी मेरिस्टेम्स एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। अब दोनों का डिफरेंस क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम्स, प्राइमरी का मतलब क्या, जो चीज़ इनिशियल होती है उसको प्राइमरी बोलते हैं। तो एक प्लांट की लाइफ जब शुरू होती है तो उसकी जो जुवेनाइल फेज है, बचपन की अवस्था, वो क्या हुआ, प्राइमरी स्टेज ऑफ लाइफ हुआ। तो प्राइमरी मेरिस्टेम जो होते हैं, अच्छा मेरिस्टेम का काम क्या होता है, ग्रोथ करना। हमने अभी बताया कि मेरिस्टेम प्लांट के ग्रोथ रीजन में होते हैं, प्लांट की ग्रोथ कराना मेरिस्टेम का काम है। लेकिन ग्रोथ दो तरह की होती है प्लांट्स में। एक तो तब जब उनकी जुवेनाइल यानी बचपन है, चाइल्डहुड अवस्था है, तो लाइफ की प्राइमरी स्टेज पे जो मेरिस्टेम्स ग्रोथ कराते हैं उसको बोलते हैं कि वो प्राइमरी मेरिस्टेम्स हैं। और प्राइमरी स्टेज पे ग्रोथ क्या होती है कि लंबाई बढ़ती जाती है, स्टेम ऊंचा होता जाता है, नई नई पत्तियाँ बनती हैं, उनमें नए नए फ्लावर्स आते हैं, ब्रांचेज निकलती हैं, क्या है, प्राइमरी ग्रोथ है। ऐसे रूट भी लंबी होती जाती है। तो स्पेशली एलोंगेशन ग्रोथ इन लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट, ये क्या हुआ, प्राइमरी स्टेज की ग्रोथ है। इस तरह की ग्रोथ कराने वाले मेरिस्टेम्स प्राइमरी मेरिस्टेम कहे जाते हैं। लेकिन जब प्लांट की एज बढ़ जाती है और वो मैच्योर एज में पहुंच जाता है तो वो मोटाई बढ़ती है, क्यों, मोटा होने लगता है स्टेम और रूट। तो मोटा होते होते वो पेड़ जैसा हो जाता है, वो होता है क्या, सेकेंडरी मेरिस्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ इन जुवेनाइल स्टेज कराने वाले कौन हो गए, प्राइमरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी ग्रोथ इन लेटर एज, इन मैच्योर एज, इंक्रीजिंग द थिकनेस और गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट, वो कौन सी ग्रोथ हो गई, सेकेंडरी ग्रोथ, वो कराते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो लिखो प्राइमरी मेरिस्टेम के डेफिनेशन। लिखो appear at early age of the plant causing the primary growth, causing the primary growth increasing the length of shoot system and root system, increasing the length of shoot system and root system at the primary age of plants. सेकेंडरी मेरिस्टेम्स को लेटरल मेरिस्टेम्स भी बोलते हैं। लेटरल का मतलब अगल बगल, और अगल बगल ग्रोथ होगी तो क्या होगी, थिकनेस बढ़ेगी। ये मेरिस्टेम जो होते हैं ऐसे पाइप जैसे लंबे लंबे होते हैं। पाइप जैसे लंबे लंबे का मतलब कि सिलेंड्रिकल होते हैं।
These are the cylindrical meristems appear at later mature age of plants increasing the girth or thickness of dicot stems and roots known as secondary growth. इससे क्या होगा, मजबूत हो जाएगा ना पेड़ रेड रेस पे। जो शुरू में तो सॉफ्ट सा प्लांट होता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है, आप कहेंगे लकड़ी वुड निकालनी है तो नन्हे छोटे छोटे पौधों से नहीं निकल सकता ना, ट्री से निकलेगा। तो वो ट्री हो गया तो मैच्योर हो गया, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ से वो ट्री बना हुआ है। तो उससे जो एग्जिस होती है स्टेम की वो काफ़ी मजबूत वुड लाइक हो जाती है, वुडी। तो लिखोगे रिजल्टिंग द वुडी एक्सिस, जो प्लांट की एक्सेज होती है स्टेम में खासकर वो स्ट्रॉन्ग वुडी से लिखकर रिजल्टिंग द स्ट्रॉन्ग वुडी एक्सिस। क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में नहीं होती है। अच्छा मोनोकॉट देखो आप कि वीट है या मेज़ है और कोई सीरियल्स हैं या घास हैं, कभी देखा है कि वीट ऐसे मोटा स्टेम हो जाए? नहीं ना, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। आप इतने मोटे मोटे पेड़ जो है ना मोनोकॉट के नहीं दे सकते हो। तो कुछ सेकेंडरी मेरिस्टेम्स के एग्जाम्पल लिखो। वैस्कुलर कैम्बियम, जिनको कि फैसिकुलर कैम्बियम ही बोलते हैं। वैस्कुलर मतलब बोलते हैं जाइलम और फ्लेम टिश्यूज के बीच में जो होते हैं वो कैम्बियम। और कॉर कैम्बियम, जिसको कि फेलोजेन भी बोलते हैं। ये सब क्या है आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ इनके नाम लिख रहे हैं एग्जाम्पल में। और कहीं घाव लग जाए पेड़ को तो वो घाव भरता है, जैसे हमारे घाव भरते हैं। वुंड कैम्बियम, ये सब क्या हुए सेकेंडरी मेरिस्टेम्स हो गए। वैस्कुलर और फैसिकुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम और फेलोजेन एंड द वुंड कैम्बियम। किसी पेड़ में एक कुल्हाड़ी मार दे कोई तो वहाँ एक घाव बन जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद देखोगे उस घाव पे ऐसे गांठ जैसी बन जाती है। तो घाव जो भर के गांठ बन गया वही वुंड कैम्बियम उस घाव को भरता है। जैसे कि हमारे कहीं घाव भर जाए तो हल्का सा निशान रहता है, तो पेड़ों पे निशान बन जाता है। तो जो निशान बनता है नॉट जैसा पेड़ों पे, वो यही वुंड कैम्बियम करवाता है। लेकिन आप किसी स्मॉल प्लांट जो इमेच्योर उसमें अगर घाव कर दो तो उसका घाव कहाँ भरता है, तो मर जाएगा, पतला सा है। क्योंकि उस स्टेज पे सेकेंडरी मेरिस्टेम तो होते नहीं जो उसकी घाव भर दे। इसलिए वो इंजरी यंग स्टेज ऑफ द प्लांट में जो होती है वो नहीं टॉलरेट कर पाता है। वो यहाँ से टूट जाएगा, भले नई ब्रांच प्रोपेगेट करे, वो घाव नहीं भरता है। लेकिन आप पेड़ में कुल्हाड़ी मार दो, फावड़ा मार दो, घाव भर जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि तब ये रहता है सेकेंडरी स्टेज पे। तो प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट इज स्पेशली द इंक्रीज इन हाइट ऑफ द स्टेम एंड रूट दैट इज कॉज्ड बाय द प्राइमरी मेरिस्टेम।
but at the later mature age the increase in girth or thickness, the lateral growth is caused by the lateral or secondary meristem. These are the examples. चलो अब लिखो टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम्स। एपिकल मेरिस्टम्स, एपिकल मीन्स क्या होता है? अपेक्स। तो अपेक्स यानी चोटी, टिप। ये क्या स्टेम का टिप है? शूट टिप। और इधर ये नीचे हो गया क्या? रूट टिप। तो यहाँ पर शूट अपेक्स और रूट अपेक्स पे मेरिस्टम होते हैं तो इनको बोलते हैं ये एपिकल मेरिस्टम है। अब इन्हीं से लगातार नई नई सेल्स बनती हैं तो ये ऊपर शूट ऐसे बढ़ता जाता है, रूट ऐसे बढ़ती जाती, लंबी होती जाती, तो रूट की लेंथ बढ़ती जाएगी, इधर शूट की लेंथ बढ़ती जाएगी। अब इनसे लेंथ बढ़ी, पीछे कुछ सेल्स जो है ना मेरिस्टम की छूट जाती हैं तो इनसे जो है ऐसे लीफ की बड बन जाती, फिर ये इससे पूरी नई लीफ बन जाती है। लीफ के एक्सिस पे फिर ऐसे बड बन जाती, इस बड से नई ब्रांच बन जाएगी, या फ्लोरल बड होगी तो इससे फ्लावर खिल जाएगा। तो ये सब जो हो रहा है ये प्राइमरी मेरिस्टम से हो रहा है, क्योंकि प्राइमरी स्टेज ऑफ द प्लांट है तो उसमें जो भी इवेंट्स हो रहे हैं सब प्राइमरी मेरिस्टम कराता है। तो एपिकल मेरिस्टम की डेफिनेशन क्या हो गई? दीज आर प्रेजेंट प्लस एंटी इज द सिंबल फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट एट शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स। तो इन्हें क्या बोलेंगे? शूट एपिकल मेरिस्टम हो गया ये क्या हो गया? रूट एपिकल मेरिस्टम हो गया। प्रेजेंट एट शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स, आगे लिखोगे इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट रेस्पेक्टिवली। ठीक है। अब लिखोगे कि एट शूट अपेक्स, एट शूट अपेक्स some left cells of apical meristem during stem elongation and leaf formation. During stem elongation and leaf formation develop into the axillary buds, develop into the axillary buds which make a new branch or a flower. Which make a new branch or a
फ्लावर। तो एक तो ये एपिकल मेरिस्टेम हो गए, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, स्टेम की लंबाई बढ़ाएंगे, रूट की लंबाई बढ़ाएंगे, नई लीव्स बढ़ाएंगे, नई बर्ड्स बनाएंगे, न्यू ब्रांच बनेंगी, फ्लावर्स बनेंगे, ये काम हो गए। इन्हीं एपिकल मेरिस्टेम से डेराइव होकर के एक दूसरा मेरिस्टेम बनता है जिसको बोलते हैं इंटरकलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकलरी मेरिस्टेम इन्हीं एपिकल मेरिस्टेम के डेरिवेटिव होते हैं। लिखो कि डेरिवेटिव ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकलरी मेरिस्टेम्स आर द डेरिवेटिव ऑफ एपिकल मेरिस्टेम अब ये कहाँ होते हैं समझो। सपोज ये घास का एक स्टेम है, मैदान पे किसी जो है ना ग्राउंड पे आपने ग्रास देखा हुआ किस तरह से है, उसमें ये नोड्स हैं और इन्हीं नोड्स पे ऐसे लीव्स लगी हुई हैं। ये घास का स्टेम है। अब देखो ग्रास जो होती हैं बड़ी होती हैं और इनको जानवर चर जाता है, घास चरते हैं गाय भैंस, और फिर अगर नमी मिलती रहे पूरा घास फिर अपने आप आ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि एपिकल मेरिस्टेम जो सपोज ये ग्रास ऐसे जा कर के ऐसे था और ये क्या है, ये अपेक्स पे एपिकल मेरिस्टेम है और इसी से डेराइव होकर के ये इंटरकलरी मेरिस्टेम बने हैं। तो इंटरकलरी मेरिस्टेम होता कहाँ, ये नोड्स के इधर होता है। देखो ये हमने यहाँ पर 3 नोड दिखाए, तो इन नोड्स के दोनों साइड पे ये यहाँ पर इंटरकलरी मेरिस्टेम्स है, ठीक है। एट बोथ साइड्स ऑफ द नोड्स प्लस एट द बेस ऑफ लीव्स, ये जहाँ पर लीव्स का बेस है यहाँ पर भी इंटरकलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसका काम क्या है भाई, ये एपिकल मेरिस्टेम है, ये तो इसको ऐसे ऊंचाई पे लेता जाएगा, स्टेम की हाइट बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर गाय भैंस ने ये पत्तियों को खा लिया तो ये जो मेरिस्टेम है इसी से नई लीफ बन जाएगी। प्लस ये जो नोड, 2 नोड के बीच में इंटरनोड अभी इतना बड़ा है, ये और बड़ा होता जाएगा इंटरनोड। तो इंटरनोड की लंबाई बढ़ा करके स्टेम को बढ़ाना, प्लस लीव्स जो टूट चुके उनको रीजनरेट करना, ये इसका काम होता है इंटरकलरी मेरिस्टेम का। लिखो अब इंटरकलरी मेरिस्टेम क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एपिकल मेरिस्टेम लिख दिए। प्रेजेंट एट द बेसिस ऑफ leaves, present at the bases of leaves and on the sides of nodes, especially in the grasses. Resulting into elongation of internodes, resulting into elongation of internodes and regeneration of the parts removed by grazing herbivorous animals, grazing herbivorous animals। एग्जाम्पल लिख दो, ग्रास और पुदीना, मिंट। देखो कि इनमें बहुत तेज़ी से रीजनरेशन होता है। तो इंटरकलरी मेरिस्टेम्स आर द रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर द क्विक रीजनरेशन ऑफ दीज प्लांट्स। ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम के हमने 2 टाइप्स बताए,
एक तो एपिकल मेरिस्टम, दूसरे कौन से बताए, इंटरकैलरी मेरिस्टम, तीसरे लिखोगे प्रोमेरिस्टम्स। लिखो प्रोमेरिस्टम्स क्या है, पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम्स made up of actively dividing cells, made up of actively dividing cells and their derivatives which differentiate into mature permanent tissues of plants, which differentiate into mature permanent tissues of plant. Like epidermis, ground tissues and vascular tissues. Like epidermis, ground tissues and vascular tissues. ठीक है, अब जो हमने बात को तुम्हें लिखाया इसको फिर समझा देते हैं। कोई एक प्लांट जो है वो जैसे हम अपनी बॉडी से कंपेयर करें कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन है, तो बहुत सारे ऑर्गन मिल जाएंगे। लेकिन कोई भी ऑर्गन हो उसकी ओरिजिन 3 तरह की होती है। हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स एक्टोडर्मल होते हैं, कुछ मेजोडर्मल, कुछ एंडोडर्मल। 11th के बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये समझना, क्योंकि 12th में ही ये बात। ऐसे समझो कि आदमी या कोई और भी जो हायर एनिमल्स हैं उसका भ्रूण यानी एम्ब्रियो जब बनता है तो एम्ब्रियो में 3 लेयर्स होती हैं। कौन? एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म। और इन्हीं तीनों जर्म लेयर से पूरी बॉडी बन जाती है। ठीक, यानी 3 तरह के बेसिक टिश्यूज होते हैं एम्ब्रियो में जिनसे कि पूरी बॉडी बनती है इंसान के बच्चे की, जब वो माँ के यूट्रस में पल रहा होता है। एम्ब्रियो के उस स्टेज को गैस्ट्रुला कहते हैं। गैस्ट्रुला तो कभी पढ़ा होगा? गैस्ट्रुला नहीं, 10th में नहीं कहीं गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला जो है ना, भ्रूण यानी एम्ब्रियो की एक स्टेज होती है। अब इन्हीं 3 जर्म लेयर से पूरी बॉडी बनेगी। कोई भी ऑर्गन, जैसे स्किन एपिडर्मिस एक्टोडर्मल से बना, एक्टोडर्म से, कनेक्टिव टिश्यू मेजोडर्म से बना, ऐसे करके अभी ह्यूमन बॉडी बताए। और जैसे प्लांट है तो प्लांट में 3 ही तरह के तो टिश्यूज होते हैं। अभी हमने क्या लिखा है? एक तो एपिडर्मिस यानी जो पूरी प्लांट में कवरिंग बनाएगा, चाहे वो लीफ हो, चाहे स्टेम हो, या कोई भी शूट सिस्टम को एपिडर्मिस होगी। रूट होगी उसमें एपिडर्मिस होगी। एपिडर्मिस हो गया, फिर अंदर क्या हुआ? पैकिंग मटेरियल हो गया, पैकिंग टिश्यू, जिसको क्या बोलें? ग्राउंड टिश्यू। और तीसरे क्या हो गया? वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू, क्या? जाइलम और फ्लैम। बस यही 3 तरह के टिश्यू होते हैं और प्लांट में कुछ होता नहीं। प्लांट के 3 तरह के टिश्यू क्या हो गए? वैस्कुलर। समझो कि एक कवरिंग का हो गया, जो कवर कर रहा है, तो कवरिंग टिश्यू हो गया। दूसरा क्या? पैकिंग टिश्यू हो गया। तीसरा कंडक्टिव टिश्यू हो गया। इसके अलावा और क्या है प्लांट में? कुछ नहीं। यही तीनों क्या? परमानेंट टिश्यूज हैं, परमानेंट ऑर्गन्स हैं। अभी लिखा ना परमानेंट टिश्यूज, उसको ऑर्गन कर दो तो और बेटर हो जाएगा। देखो शुरू में डेफिनेशन कुछ लिखी होगी, वो डिफरेंशिएट इनटू परमानेंट टिश्यू लिखा ना ऐसे कहीं, तो उसको परमानेंट ऑर्गन्स कर देना। जो हमने एपिडर्मिस लिखा, ग्राउंड लिखा और वैस्कुलर, हैं तो टिश्यूज, लेकिन टिश्यूज से क्या बनता है? ऑर्गन्स बनते हैं। अब इनमें टिश्यूज क्या होंगे? कहीं पेरेन्काइमा होगा, कहीं कोलेनकाइमा होगा, कहीं स्क्लेरेन्काइमा होगा। वो टिश्यूज हो गए। जैसे एपिडर्मिस से किसका बना हुआ? पेरेन्काइमा का बना है। ग्राउंड टिश्यू ज़्यादातर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा का होता है।
वेस्कुलर बंडल हैं जाइलम फ्लोएम, उसमें स्क्लेरेंकाइमा भी हो सकता है, कुछ पेरेंकाइमा भी होता है। तो परमानेंट टिश्यूज से बने हुए जो 3 तरह के ऑर्गन हैं, इन ऑर्गन्स को बनाने वाले जो प्राइमरी मेरिस्टेम हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोमेरिस्टेम्स बोलते हैं। और प्रोमेरिस्टेम भी एपिकल मेरिस्टेम के ही पार्ट होते हैं। ए काइंड ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम इज एपिकल मेरिस्टेम विच इज द मोस्ट बेसिक प्राइमरी मेरिस्टेम। This apical meristem has derivative as intercalary meristem and promeristem. So intercalary and promeristems are also the some types or derivatives of what? Apical meristem. तो सबसे बेसिक प्राइमरी मेरिस्टम कौन हो गया? एपिकल। उसी एपिकल से इंटरकलरी भी बनता है और क्या? प्रोमेरिस्टम भी बनता है। तो 3 तरह के बताए ना, 3 तरह के प्राइमरी मेरिस्टम क्या हो गए? वेरी गुड। इनमें मोस्ट बेसिक कौन है? यस, बाकी दोनों उसी से बने हुए हैं। इंटरकली का भी काम बता दिए कि इंटर नोड्स को लंबा करना, लीव्स अगर कट फट गए तो उनको रीजनरेट करना। एपिकल मेरिस्टम जो मोस्ट बेसिक, उसका काम क्या है? स्टेम और रूट की लंबाई बढ़ाना, नई नई लीव्स और बड्स बनना, ब्रांचेस बनाना। ठीक। और प्रोमेरिस्टम का काम क्या है? एपिडर्मिस बनाना, पैकिंग टिश्यू बनाना और वेस्कुलर बंडल बनाना। कुछ समझ में आया ना? ऐसे करके समझोगे तो फिर बायोलॉजी याद करने का, रटने का सब्जेक्ट है, ये भूल जाओगे। बायोलॉजी नॉलेज का सब्जेक्ट है, जानने का सब्जेक्ट है। यहाँ न्यूमेरिकल्स नहीं होते, लेकिन जानकारी और नॉलेज बहुत लगती है। ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में। बायोलॉजी में इंटेलिजेंट नहीं हुआ जाता है, बायोलॉजी में नॉलेजेबल हो जाता है, ज्ञानी। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की। इंटेलिजेंस आप फिजिक्स में लगाते रहना। तो ये जो प्रोमेरिस्टम्स हैं, इन्हीं से क्या बनेगा? 3 तरह के ऑर्गन सिस्टम, एपिडर्मल ऑर्गन सिस्टम, पैकिंग ऑर्गन सिस्टम एंड वेस्कुलर कंडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। तो ये किस किस तरह से बनते हैं, थोड़ा थोड़ा अलग अलग बॉटनिस्ट ने उसको थोड़ा अलग अलग तरीके से बताया थियरीज़ में। हैं तीनों यही, लेकिन इन तीनों के बनने के लिए जो बेसिक टर्म होता है ना, किसी एक चीज़ को कोई एक अलग नाम से बोल देता है, कोई दूसरा चीज़ को अलग नाम से बोल दिया, थोड़ा बहुत डिफरेंट थ्योरी दे देते हैं। तो ये हम तुमको अभी 2-3 थ्योरीज बता देते हैं बॉटनिस्ट की, प्लांट एनाटोमिस्ट की। लिखो थ्योरीज रिगार्डिंग प्रोमेरिस्टेम डेरिवेटिव्स। Theories regarding promeristem derivatives making a 3 organ system in plants। ठीक है ना? प्रोमेरिस्टेम से 3 ऑर्गन सिस्टम जो प्लांट बन गए, उसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं, जिसमें बताएंगे ये एक प्लांट एनाटोमिस्ट है, हैंस्टिंग्स थ्योरी। तो इसको बोलते हैं हैंस्टिंग्स हिस्टोजन थ्योरी। हैंस्टिंग्स हिस्टोजन थ्योरी ऐसे लिख सकते हो। इन्होंने ये बताया कि देयर आर 3 रीजन्स और हिस्टोजेंस ऑफ प्रोमेरिस्टेम्स। प्रोमेरिस्टेम के 3 रीजन्स होते हैं। एक हुआ डर्मेटोजेंस, दूसरा हुआ पेरिब्लेम और तीसरा हुआ प्लीरूम। ठीक है ना? तो डर्मेटोजन से क्या बन जाएगा? एपिडर्मिस ऑफ शूट,
रूट इंक्लूडिंग द रूट कैप लिखो। डर्मेटोजन डेवलप इनटू एपिडर्मिस ऑफ शूट सिस्टम, रूट सिस्टम एंड रूट कैप, ये बनेगा डर्मेटोजन से। ठीक है, ये सबसे बाहर हो गया ना। अब सबसे बाहर डर्मेटोजन, एपिडर्मिस, सबसे अंदर प्लीरोम और मिडिल में ये, तो डर्मेटोजन लिख देना आउटर मोस्ट। डर्मेटोजन क्या आउटर मोस्ट हिस्टोजन है। अब पेरिब्लेम क्या लिखो, मिडिल हिस्टोजन, बीच का है ये। हिस्टोजन, हिस्टो मीन्स टिश्यू, जन मीन जनरेटिंग। पेरिब्लेम क्या है बेटा, मिडिल हिस्टोजन। इससे क्या बनेगा, कॉर्टेक्स समझते हो, कॉर्टेक्स पढ़ा है कहीं 10th में। कॉर्टेक्स पैकिंग टिश्यू होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है कॉर्टेक्स, और उसकी इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस होती है। तो स्टेम यानी शूट और रूट की जो अंदर की मिडिल की पैकिंग टिश्यू होता है कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, इसे डेवलप करेगा। तो क्या लिखे, मिडिल हिस्टोजन डेवलपिंग इनटू या डेवलप्स इनटू cortex and endodermis of, develops into cortex and endodermis, cortex and endodermis of stem and root। बोल दो, 10 मिनट में छोड़ देंगे। लिख लिए बेटा, आउटर मोस्ट हो गया, मिडिल हो गया, अब क्या बचा, सबसे अंदर का, सेंटर का। ऐसे समझो कि हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया, तो ये बाहर बाहर का हो गया एपिडर्मल सिस्टम। अब ये इसके अंदर का ये पूरा जो है ना, ये क्या हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, और ये इनर मोस्ट लेयर ये एंडोडर्मिस हो गई। कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस से मिडिल हिस्टोजन हो गया। ये किससे बना, पेरिब्लेम से बना। ठीक है ना, ये क्या डर्मेटोजन से बना, ये पेरिब्लेम है। अब अंदर ये जो बचा ये हो जाएगा प्लीरोम। तो ये प्लीरोम से ये पूरा सिस्टम बनेगा जो एंडोडर्मिस के नीचे है। ये हो गया डर्मेटोजन, ये, और ये हो गया पेरिब्लेम, ये हो गया प्लीरोम।